हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डीबग एंड डिप्लॉय। तो आज हम अपनी मास्टर जावा ट्यूटोरियल्स की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे हम अपने पर्टिकुलर जो हमारी आईडीई होगी उसमें सेटअप करें और अपना फर्स्ट कोड भी हम यहाँ पे राइट करना स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले जो 2 वीडियोज़ थे उसमें हम लोग कम्प्लीटली थ्योरेटिकल अप्रोच पे चले हैं, लेकिन यहाँ से प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन्हें भी हम देखेंगे वीडियो के जो सेकेंड हाफ होगी उसमें। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि जेडीके क्या होता है। तो जेडीके एक जावा डेवलपमेंट किट होता है। इसका क्या काम होता है? ये एक कंप्लीट किट होता है जावा प्रोग्रामिंग को करने के लिए। इसके अंदर जावा के रन टाइम इन्वायरमेंट भी आ जाता है, जावा वर्चुअल मशीन भी आ जाती है, कंपाइलर भी आ जाता है, और जितने भी जावा को यूज़ करने के लिए टूल्स होते हैं जैसे डिबगिंग टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसी को जब हम एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो हम जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं। इसके अंदर के कंपोनेंट क्या क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रन टाइम में आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जावा कोड को रन करने के लिए, एक इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है? जावा वर्चुअल मशीन वो होती है जो आपके जो कोड होती है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है, और हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से कोड को उसके हिसाब से कह सकते हैं कि ढाल के फिर वहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट कराती है। कंपाइलर भी आप लोग जानते हैं। कंपाइलर क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसमें इसी में जावा टूल्स भी आ गए। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ जेडीके आएगा कि कितने टाइप के जावा डेवलपमेंट किट हमारे पास हैं। तो अभी बेसिकली ओरेकल का जावा डेवलपमेंट किट हमारे पास है और ओपन जेडीके हमारे पास है, और भी जेडीके हमारे पास है, लेकिन फेमस यही दोनों है। ओरेकल का जेडीके क्या है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जावा को डेवलप करने वाली सन माइक्रोसिस्टम्स थी, जिसको बाद में ओरेकल ने 2009 में ख़रीद लिया था, जिस पूरी कंपनी को। इसकी वजह से आज के टाइम पे जो ऑफिशियल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ओनर है वो ओरेकल है। उसके बाद ओपन जेडीके क्या है? ओपन जेडीके एक स्पेसिफाइड जावा डेवलपमेंट किट है। ओपन सोर्स है ये और फ्री है सबके यूज़ करने के लिए। ओपन सोर्स और फ्री में क्या डिफरेंस होता है? फ्री क्या मतलब है कि कोई भी यूज़र बिना किसी मतलब टाइप की मनी को पे किए बिना उसका कम्प्लीटली यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो सबके लिए ओपन है, मतलब कोई भी उसको एडिट करके मॉडिफाई करके पब्लिश कर सकता है इंटरनेट के इन्वायरमेंट में। ये इसका काम होता है ओपन सोर्स का। ओरेकल जेडीके क्या है? ये ऑफिशियल है। बाकी ओपन जेडीके की बेनिफिट क्या है? ये ओपन सोर्स है। अब जब हमको सेटअप करना है, तो जब हमको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड कैसे करना है? ब्राउज़र ओपन करना है, बिना उसके तो कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद सर्च करना है ओपन जेडीके डाउनलोड। अगर आपको ओपन जेडीके से नहीं करना, ओरेकल से करना है, तो आप ओरेकल जावा डेवलपमेंट किट भी सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको LTS वर्जन बेसिकली चूज़ करना है। बेसिकली अभी जो लेटेस्ट है वो जावा 25 है, लेकिन जो स्टेबल जावा वर्जन है वो जावा 17 है, जावा 21 है, जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है, मतलब ये डेप्रिकेटेड नहीं है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग में, जैसे कि विंडोज़ अगर आपको करना है तो विंडोज़ के लिए .msi या .zip का यूज़ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिनक्स के लिए हमको tar.gz का यूज़ करना होगा, या फिर पैकेज मैनेजर से भी हम कर सकते हैं। मैक ओएस के लिए .pkg या फिर .tar.gz की मदद से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे? जब आप वहाँ पे जाएंगे, तो बेसिकली जब आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक आपको आर्काइव्स मतलब कंप्रेस्ड आर्काइव्स का ऑप्शन दिखाई देगा, एक इंस्टॉलर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेकंड नंबर पे। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ से आपको इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपको कंप्रेस्ड आर्काइव की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको केवल जावा जेडीके को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो वहाँ पे जाके जब आप इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे तो वही .exe के फॉर्मेट में एक आपको फाइल मिल जाएगी,
उसकी मदद से आप आसानी से जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप जेडीके को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2 काम और करने पड़ेंगे वहाँ पे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी जब हम जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्टरीज़ के फॉर्मेट में होता है, यानी कि जो सिस्टम की फाइल्स होती हैं वो अलग स्टोर होती हैं, लाइब्रेरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग स्टोर होती हैं, यूज़र की डेटा अलग स्टोर होती है। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर होता है हमारे विंडोज़ में जिसका नाम है प्रोग्राम फाइल्स। उसके अंदर जावा के लिए पहले से ही एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और जब आप जेडीके को इंस्टॉल करते हैं तो वो अगर आपने पाथ चेंज नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे जाके इंस्टॉल होगा, और ऐसे जेडीके डैश करके जिस वर्जन को भी आपने इंस्टॉल किया होगा वो वर्जन आ जाएगा। जैसे हम जेडीके 17 की अगर एग्जांपल लें तो जेडीके डैश 17 आ जाएगा। तो ये जो पाथ है ये आपको कॉपी कर लेना है, और इन्वायरमेंट जब आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे जाके एक आपको सर्च करना है उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को। वहाँ पे आपको एक न्यू इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है। वहाँ पे आपको जावा अंडरस्कोर होम नाम से ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना देना है। उसके बाद पाथ में जाना है। पाथ में आपको इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप से इस स्ट्रिंग को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आपने जावा अंडरस्कोर होम नहीं नाम दिया, कोई और नाम दिया, तो आप उसको ये इस पर्टिकुलर जावा अंडरस्कोर होम जहाँ पे लिखा है यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, इसका काम क्या होता है कि जो आपकी फ़ाइल है, मतलब हम कैसे एक्सेस करें, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछेगा कि हम आपकी जेडीके जो आपने इंस्टॉल किया इसको एक्सेस कैसे करें। तो ये जो ऊपर दिया हुआ है जावा अंडरस्कोर होम नाम से, ये तो आप पाथ दिया हुआ है कि हम जेडीके की फ़ाइल के अंदर पहुंचेंगे कैसे। उसके बाद जब अंदर उसके पहुंच जाएंगे तो हमको काम केवल बिन की फ़ाइल से है। तो हम यहाँ बोलते हैं कि जब भी हम जावा अंडरस्कोर होम वेरिएबल की हमको ज़रूरत पड़े तो हमको उसकी बिन फाइल के अंदर घुस जाना है। ये हमारा पाथ हो गया। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको वहाँ पे ये प्रॉम्प्ट डालना है जिसका नाम है जावा स्पेस डैश वर्जन, या और उसके बाद जावा सी स्पेस डैश वर्जन। तो आपको जावा और जावा कंपाइलर दोनों के वर्जन दिखाई देंगे। जनरली आपने जो वर्जन इंस्टॉल किया होगा वही वर्जन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे अगर आपने जेडीके 17 किया तो आपको जावा का 17 वर्जन वहाँ पे दिखाई देगा। अब उसके बाद समझते हैं कि इसको फिर कोड कैसे करेंगे। तो जावा के कोड करने के लिए कुछ IDEs बने हुए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स बने हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो डेवलपर्स की हेल्प करते हैं कोड को राइट करने में, एडिट करने में, कंपाइल करने में, रन करने में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है डीबग करने में कोड को। क्योंकि जनरली जब आप कोड लिखते हैं तो कभी कभी किसी से भी गलती हो सकती है, तो ये आपकी सिंटैक्स एरर को तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉजिकल एरर तो फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। जैसे कि कुछ जो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस लॉजिकल एरर्स हैं, जैसे डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो गया, रन टाइम एरर जो है, इसको तो थोड़ा सा ये आपको वार्निंग्स वगैरह से वार्निंग्स की मदद से आपको थोड़ा बहुत इसको डीबग कर सकते हैं, लेकिन जनरली बहुत सारे रन टाइम एरर्स इसमें नहीं हो पाते हैं। तो इनके काम क्या है, ये क्या है, कोड एडिटर भी है, ऑटो कंप्लीशन भी करते हैं कोड का, यानी आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग के कीवर्ड्स लिखे तो आपको कंप्लीट करने के लिए सजेस्टेड टैग्स या सजेस्टेड फंक्शंस भी दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एरर हाईलाइट कर देंगे ज़्यादा। डीबगिंग टूल है, मतलब अगर कहीं किसी टाइप की बग आ रही है तो उसको आप आसानी से डीबग कर सकते हैं, और जो आपके प्रोग्राम है उसको बिल्ड करके रन करने में हेल्प करते हैं। ये इनका काम है। अब कुछ फेमस IDEs कौन से हैं, तो सबसे पहला है इंटेलिजे आइडिया, इसका नाम है। इसको डेवलप किया था JetBrains ने, और मतलब JetBrains एक कंपनी है। और उसके बाद ये अभी मतलब सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है इंटेलिजे का IDE के तौर पे। अभी थोड़ा सा जब से VS कोड वगैरह आ गए हैं तब से थोड़ा सा पॉपुलैरिटीज़ में कई सारे IDEs के में चेंज आया है, लेकिन अभी भी हम इसी को बोल रहे हैं कि यही मोस्ट पॉपुलर है। इसके फीचर्स क्या हैं, स्मार्ट कोड कंप्लीशन करता है, सजेस्ट करता है कोड को, डिबगिंग इसकी बहुत अच्छी है, डिबगिंग और रिफैक्टरिंग टूल्स इसके बहुत अच्छे हैं, और ये इसका जो कम्युनिटी एडिशन है वो कम्प्लीटली फ्री है। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए और बिगनर जावा डेवलपर्स दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक्लिप्स, शायद आपने सुना हो इसके बारे में। एक्लिप्स भी काफ़ी यूज़ किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के टाइम पे। ये ओपन सोर्स है और कम्प्लीटली फ्री है, ये इसकी बहुत बड़ी बेनिफिट है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ये। लेकिन इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा हैवी है,
ये इसमें एक थोड़ा सा इशू आता है। ये एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर से, यानी आप प्लगइन्स की मदद से काफ़ी सारे काम इसमें कर सकते हैं। किसके लिए बेस्ट है? एंटरप्राइज और लेगेसी जावा प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी बेस्ट है ये। वीएस कोड, अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी पहले काम किया तो आपको वीएस कोड के बारे में तो पता ही होगा। लाइट वेट कोड एडिटर है। आप कह सकते हैं कि अंडर 2 GB के रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी ये आसानी से काम कर सकता है। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। इवन अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी हो तब भी। उसके बाद जावा सपोर्ट है एक्सटेंशंस की मदद से इसमें, और इसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। यूआई काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर कोपायलट है, यानी आप एआई की मदद से काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो ये बिगनर और मल्टी लैंग्वेज डेवलपर्स दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। हम जिस पे काम करेंगे वो है गिटहब कोड स्पेसेस। गिटहब कोड स्पेसेस क्या है? ये वीएस कोड लाइक इन्वायरमेंट ही है, थोड़ा सा वीएस कोड से इन्फीरियर है, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी तरीके से क्लाउड बेस्ड है और ब्राउज़र पे चलेगी। तो जैसे कि एमुलेटर्स काफ़ी सारे इसमें वर्क नहीं करते हैं, ये इसमें एक प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की कुछ फीचर्स इसमें नहीं चलते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है वीएस कोड के। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास ब्राउज़र है तो आप कहीं पे भी गिटहब कोड स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं। और आजकल आप जानते हैं कि रेपोजिटरीज़ का बहुत यूज़ हो रहा है कोड की शेयरिंग में, ओपन सोर्स डेवलपमेंट में। तो गिटहब कोड स्पेसेस आपको डायरेक्टली आपकी रेपोजिटरी से कनेक्ट कराता है, यानी कि आपको वीएस कोड लाइक एनवायरनमेंट में कोड करना है और डायरेक्टली कमिट कर देना है। तो ये बहुत अच्छा इसमें फ़ीचर है। तो ये क्या है, ये ऑनलाइन कोडिंग और कोलैबोरेशन, हाँ, टीम वर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो जनरली टीम्स होती हैं, अलग अलग टीम अलग अलग काम करती है। तो कहीं ना कहीं जब कोलैबोरेशन की बात करें तो ये बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिशियल हमें दिखाई देता है हर चीज़ पे। बाकी इसका एक हम vscode.dev की यूज़ कर सकते हैं। vscode.dev में भी आप सेम तरीके के वर्क कर सकते हैं, बस आपको उसको गिटहब के साथ लिंक करना होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जावा के कोड को मतलब राइट डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कंपाइल करके रन करके आउटपुट नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे आपको ये पूरा एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दे रहा है, यानी कि ये पूरा एक लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट आपको दे रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। लेकिन वीएस कोड क्या है, वो केवल एक वेबसाइट है, वो केवल एक टाइप का कोड एडिटर है और कुछ नहीं है उसमें। तो पहले इसको देख लेते हैं कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये मैंने एक रेपोजिटरी बनाई हुई है जहाँ पे हम 90% काम अपना करेंगे मास्टर जावा ट्यूटोरियल्स का। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पहले से अपनी जो हमारी ये फर्स्ट ट्यूटोरियल्स है इसके लिए एक जावा प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो कुछ ऐसे टाइप का ये आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको दोबारा से लिखेंगे इस पूरे कोड को। तो जब हम वापस आएंगे अपने होम पे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का कोड नेम से बटन दिखाई देगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लोकल इस तरीके से दिखाई देगा कि मतलब आप इसको क्लोन कर सकते हैं इस यूआरएल की मदद से। अगर आपने गिट क्लोनिंग के बारे में सुना हो तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। बाकी हमारे पास इसमें हम जिप फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें एक सेकंड ऑप्शन है कोड स्पेसेस का। यहाँ पे आप जाएंगे तो जैसे मेरे पास एक कोड स्पेस पहले से बनी हुई है। अगर आपकी कोई कोड स्पेस पहले से नहीं बनी हुई है तो आपको क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन आएगा क्रिएट कोड स्पेस का। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कोड स्पेस बन जाएगी। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। ये हम अभी कोड स्पेस को सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले से सारी की सारी चीज़ बनी बनाई मिलेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है और इसमें पहले से जावा डाउनलोडेड भी है। जावा वर्जन 11 इसमें पहले से डाउनलोडेड है और हमको जावा वर्जन 11 से ज़्यादा का काम नहीं है, तो हम अभी इसी पे काम करेंगे। इसमें जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा सेटअप करनी है वो है जावा का एक्सटेंशन पैक। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको बेसिकली मतलब आप इसको डाउनलोड करें, क्योंकि ये पहले से डाउनलोडेड नहीं होता। वैसे आपके पास एक पॉपअप भी आएगा जब आप जावा फाइल सबसे पहले बनाएंगे इसको डाउनलोड करने के लिए। मैं दिखा दे रहा हूँ वो कैसा दिखता है। तो एक मिनट, ये थोड़ा लोड हो जाए। ये एक्सटेंशंस के जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे जब हम आएंगे तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है लोड होने में। अब
ये थोड़ी-सी इसकी प्रॉब्लम है कि आपको इसको लोड करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 1-2 बार ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा काफ़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से आपको कोपायलट दिया भी हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोपायलट है, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब हेल्पफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। जैसे ही लिमिट कंप्लीट होगी वैसे ही ये डाउन हो जाएगा। तो इससे हम काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोपायलट की हेल्प चाहिए तो आपको VS कोड की एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये एक्सटेंशन पैकेज है हमारे पास, ये आपको इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। और ये डिबगर फॉर जावा अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो ये भी बेटर है। जब हम फाइल्स पे आएंगे तो अब वापस से अपने कोड पर आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड पहले से लिखा हुआ है, तो पहले देखते हैं कि इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं इसमें। जैसे कि पहली बात तो ये है कि हम जावा सी की मदद से इसको कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक प्ले का बटन पहले से बना हुआ है। जब हम एक्सटेंशन पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे रन का ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोड आपका रन होने वाला है और ये आपको आउटपुट शो कर देगा। इसमें थोड़ा सा अगर वेट करें, ये फर्स्ट टाइम होने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये हमारा जो प्रोग्राम था ये रन कर गया। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये बस बेसिकली हमारे मतलब अभी हमने इस प्रोग्राम के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो हमारे पास कुछ प्रिंट होकर नहीं आया है। लेकिन इससे बेटर बात ये है कि हमारे पास किसी तरीके की कोई एरर भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन हो गया। तो अब हम इसको दोबारा से रीराइट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमको इस कोड को बनाना कैसे है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला कीवर्ड होगा यहाँ पे वो होगा पब्लिक, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है वो सबसे पहली बात है कि वो पब्लिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा क्लास, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम क्लास और ऑब्जेक्ट के मॉडल पे वर्क करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम क्लास के मॉडल में पहुँचेंगे। लेकिन अभी जो मैं ये कर रहा हूँ ये आपको तब तक करते रहना जब तक आप क्लासेस के कॉन्सेप्ट को ना पढ़ लें। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि आपको पहले पब्लिक क्लास बनानी है। उसका जो नाम होगा वो आपकी जो फाइल का नेम है उससे सेम होगा। जैसे यहाँ का जो नाम है वो हेलो वर्ल्ड है, तो आपको इसका नाम हेलो वर्ल्ड ही रखना पड़ेगा और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रखना पड़ेगा। इसमें एक बात जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपका कोड होगा इसमें जो आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट रखनी है, जो आपका बेसिकली ये फाइल होगी, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ इशू हो गया है तो इस पे हम अभी काम नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। हमारा काम इस फाइल पे है तो हम इसी पे वर्क करेंगे। हेलो वर्ल्ड नाम की हमने ये एक क्लास बना दी और उसके बाद जैसे ही हमने इसको बनाया देखिए सारे के सारे एरर ख़त्म हो गए। अगर यहीं पे मैं कुछ नाम में चेंज कर दूं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे स्पेस दे दूं तो ये फिर से हमको एरर शो होने लगेगा। तो ये एक रीज़न है हमारा यहाँ पे इसमें स्पेस ना देने का, ये एक बहुत ही मेजर रीज़न है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं नेम हमारा सेम है, तो हमें इसी टाइप से बनाना है। उसके बाद जब हम एंटर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास
हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये जो आपका फाइल बनेगी जावा के नेम की .java एक्सटेंशन की, इसमें किसी भी बीच में किसी भी तरीके की स्पेस नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से वन वर्ड होना चाहिए। और अगर आपको स्पेस देनी है तो अंडरस्कोर आना चाहिए बीच में, जिससे किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये मेन फंक्शन हर जगह पे रहेगा। जब भी आप किसी भी तरीके का जावा कोड बनाएंगे तो ये जो मैं पूरा कोड लिख रहा हूँ ये आपको लिखना ही लिखना है, इसके बिना आपका कोड रन नहीं करेगा। ये अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक क्लास फाइल बनकर रह जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में इसको रन कराना है तो आपको इसमें ये पूरी स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी और साथ में कोट्स लगाने पड़ेंगे। ये हमारा कोड बन के रेडी हो गया जो हमने पहले बनाया था। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हमको कोई चीज़ प्रिंट करानी है किसी भी तरीके का आउटपुट, तो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक सिस्टम नाम की क्लास होती है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये हमारा पूरा एक कोड होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। हमें डबल कोट्स लगाने हैं जिससे हमारा ये एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहे। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा पहला जावा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे एक इंटर होना चाहिए, तो इंटर दे देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसको यहाँ से क्लियर आउट कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारा रेडी हो गया बन के कंप्लीट कोड। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। तो इसके बाद जब हम इसको रन कराएंगे तो फिर से अब हमारा फिर से क्लास बन रही है और ये आपने देखा हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसी तरीके से हम जो भी चीज़ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहे वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो इसमें अब इसके बाद जो हम कोड्स की बात करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिससे थोड़ा सा जब हम थोड़ा सा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि ये पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, तो हम इसके अंदर और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अभी हम दोबारा से अपने नोट्स पर चलते हैं। तो ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हाँ, इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी चीज़ को कमिट करना है अपनी रेपोजिटरी में तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो टेम्परेरी हो गया। जैसे ये कोड स्पेस बंद होगी वैसे ही मतलब बेसिकली जो आपकी एक्चुअल रेपोजिटरी है वहाँ पे ये चीज़ स्टोर नहीं होगी, ये चीज़ कोड स्पेस में रह जाएगी। और आप कोड स्पेस का एक सर्टेन टाइम तक नहीं यूज़ करेंगे, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगी कोड स्पेस, और उसके साथ इसके साथ जितने चेंजेस हैं ये सब डिलीट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ऐड डॉट। जब हम ये लिखेंगे तो हमारी जितनी भी नई फाइल्स थी वो सब ऐड हो गई हैं। अब उसके बाद हम लिखेंगे गेट कमिट डैश m, और यहाँ पे हम ये जो हम चेंज करने जा रहे हैं इसका हम कुछ नेम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, मान लीजिए न्यू कमिट, ये मैंने इसका नेम दे दिया यहाँ पे। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये आपको बता रहा है कि क्या चेंज हुए हैं एक्चुअल में। एक फ़ाइल चेंज हुई है, मतलब एक फ़ाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं और एक डिलीशन हुआ है। तो ये चीज़ हमारे चेंज हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको इसको अपनी रेपोजिटरी में रिफ्लेक्ट कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट पुश ओरिजिन मेन। जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारी जो रेपोजिटरी होगी
उसमें जाके ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। तो अब हम अगर दोबारा से अपनी रेपोज़िटरी पे चलेंगे तो हमें ये चीज़ वहाँ पे अच्छे से दिखाई देगी। इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा न्यू कमिट यहाँ पे आने लगा। न्यू कमिट वो था जो हमने नेम दिया था इसको, और ये जो हमारी फाइल है ये अपडेट हो गई है। ये आप देख सकते हैं, अब ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। अब बाकी मेन मेथड में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया पब्लिक का। पब्लिक का काम क्या होता है, ये बताता है कि ये जो जेवीएम को ये बताता है कि ये जो हमारा वेरिएबल है, मेथड है, क्लास है, ये कहीं पे भी एक्सेस की जा सकती है। ये एक तरीके से सिक्योरिटी के इश्यूज़ से रिलेटेड होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इसका हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे हम क्लासेस बनाएंगे, अगर हमने उसमें स्टैटिक वर्ड का यूज़ नहीं किया तो उनके मेथड्स को यूज़ करने के लिए हमको उनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। वो हम बात करेंगे जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, वॉइड। वॉइड का मतलब ये है कि ये मेथड हमको कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर हम वॉइड की जगह इंट लिखे होते तो इसको एक इंटीजर टाइप की डेटा को रिटर्न करना होता, वेरिएबल के फॉर्म में या कांस्टेंट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। मेन क्या है, मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जावा प्रोग्राम के लिए। बिना मेन फंक्शन के आपकी जो कोड है वो कंपाइल ही नहीं होगी, क्योंकि जो कंपाइलेशन स्टार्ट होता है वही मेन फंक्शन से होता है। और ये जो हम स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट फिर ARGS, ये कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम कमांड लाइन पे देंगे। कमांड लाइन में आप देखेंगे जब हम इनपुट देते हैं तो वो जो इनपुट है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो उस पर बात करेंगे। ये बात हमको याद रखनी है कि अगर हमने मेन मेथड नहीं बनाया है तो प्रोग्राम कभी रन नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन क्या इसका फ्लो का, जावा वर्चुअल मशीन ने पहले जावा वर्चुअल मशीन पे एग्जीक्यूशन के लिए कोड दिया, फिर उसके बाद उसने सबसे पहले मेन मेथड को एग्जीक्यूट कराया। मेन मेथड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुई और प्रोग्राम एंड हो गया। तो मतलब जितनी भी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी वो मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट होंगी, और जितने भी मेथड्स कॉल होंगे वो मेन मेथड के अंदर कॉल होंगे। तो हमें उसके बाहर जो हम चीज़ लिखेंगे, अगर हम मेन मेथड में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये बात हमें ध्यान रखना, और प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर ही एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कमांड लाइन कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन कैसे होगा। हमें जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमको कैसे करना है, सबसे पहले हमको फाइल hello world डॉट जावा नाम की फाइल हमने सेव कर ली। फिर प्रोग्राम कंपाइल कैसे होगा, जावा सी स्पेस hello world डॉट जावा, ये हमको पर्टिकुलर स्ट्रिंग रन करानी होगी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो ये क्या होगा कि जो हमारी डॉट जावा की फाइल है उसको एक डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन हमें उसके बाद डॉट क्लास फाइल कहीं मेंशन नहीं करनी है। जब हमको प्रोग्राम रन करना होगा तो हम जावा स्पेस करके फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन सेव कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे पूरा जो टॉपिक है ख़त्म हो गया। अब कॉमन जो बिगनर मिस्टेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी मेन क्लास, मतलब जो हमारी मेन क्लास है उसका नेम और फाइल का नेम डिफरेंट हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। स्टैटिक कीवर्ड कहीं कहीं मिसिंग हो गया, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने मेन का M कैपिटल कर दिया, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कंपाइलेशन एरर हो जाएगा। और हम क्या किए, हम कोड को रन करने लगे, यानी हम सबसे पहले ये रन कोड की लाइन को पहले रन कर दिया और जावा सी की लाइन को रन ही नहीं किया हमने, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब कुछ कॉमन बिगनर मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो में इतना ही था अभी के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, और धीरे धीरे करके हम जब क्लासेस पे पहुँचेंगे तो आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।